तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनफी ने अपने बचपन में ही किंग ऑफ एंजल को देख लिया था, जिसने लिनफी को कुछ पावर्स दी थी और उन पावर्स के दम पर वो बहुत सारे डीमंस को मार गिराता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मास्क मैन एक अंधेरी जगह में आता है जहाँ उसके जैसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वहाँ पे हमें कुछ मूर्तियों को दिखाया जाता है। ये मूर्तियाँ असल में कुछ गॉड्स की मूर्तियाँ होती हैं जिन्हें अलग अलग रिलीजन्स में एक गॉड की तरह माना जाता है। और वो मास्क मैन वहाँ पर आकर बताता है कि एक नया एजेंट ऑफ गॉड अपीयर हो चुका है और कहा जा रहा है कि किंग ऑफ एंजल भी उस लड़के के साथ है। ये बात सुनते ही उन लोगों का लीडर कहता है कि उसे फौरन से हमारे पास लेकर आओ। और फिर दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है एक ड्राइवर को जो कि एक ट्रक के अंदर कुछ लेकर जा रहा होता है। इतने में उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने टाइम पर डिलीवरी नहीं की, जिसकी वजह से मालिक उस पर गुस्सा हो रहा था। मगर वो बंदा कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूं। और उस ट्रक में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स भरे हुए होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिनफी को जो कि अपने घर वापस आ चुका होता है। उसे जियान देखता है तो वो कहता है कि ब्रदर तुम इतना देर से घर क्यों वापस आए हो और तुम्हारी स्टिक कहाँ गई? तो लिनफी कहता है कि मुझे किसी चीज को डिफेंड करना था, इसलिए मुझसे वो गुम हो गई है। ये कहकर वो रूम में चला जाता है, जिस पर उसका भाई हैरान हो जाता है कि आखिर से क्या हुआ है। और वहाँ पर वो छोटा पपी होता है, वो भी काफी उदास हो जाता है, जिस पर जियान कहता है कि क्या तुमने भी फील किया? उसकी बॉडी से ब्लड की स्मेल आ रही है। और दूसरी तरफ हम लिनफी को देखते हैं, वो रूम में जाते ही दरवाजे के पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे जिस्म से तो डीमंस के ब्लड की स्मेल आ रही है। इतने में वो दोबारा से सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है जहाँ वो अजाइलम ऑफ गॉड को देखता है। उसका दरवाजा खुल चुका होता है, जिस पर लिनफी भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या इसके अंदर कोई और दुनिया है? वो उस दरवाजे से जैसे ही अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये दरवाजा तो बहुत ही बड़ा है। उस दरवाजे के अंदर असल में फिर एक और रास्ता होता है। वो रास्ता जैसे ही खुलता है तो लिनफी उस रास्ते से अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो तो किसी मेंटल हॉस्पिटल वाली जगह पे आ गया है। उसके सामने वही सेम टू सेम वैसे ही दरख्त होते हैं जैसे कि उसने अपने बचपन में देखे थे, क्योंकि वो खुद भी काफी लंबे टाइम तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा था तो उसे वहाँ की हर एक चीज के बारे में पता था। वो उस जगह को देखकर कहता है कि ये जगह बिल्कुल सेम टू सेम मेंटल हॉस्पिटल जैसी क्यों लग रही है। यहाँ पे मौजूद हर एक फैसिलिटी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है जैसी कि उस मेंटल हॉस्पिटल में थी। ये जगह तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। मगर जब वो उन रूम्स की तरफ आता है तो वो कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये रूम्स वैसे नहीं है कि जैसे उस मेंटल हॉस्पिटल में थे। ये जगह यहाँ पर आकर बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। वो उन रूम्स को खोलने की कोशिश करता है तो वो सारे के सारे रूम्स लॉक होते हैं। लिनफी की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो 6 रूम्स में से 5 को खोलकर चेक कर लेता है, मगर वो रूम्स नहीं खुलते। मगर जब वो छठे रूम को खोलने के लिए जाता है तो उसे हाथ लगाते ही उसमें मौजूद पेट्रन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस पर लिनफी को भी काफी हैरानी होती है। और वो कहता है कि ये रूम बाकी रूम से डिफरेंट है। और जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसका लॉक खुल जाता है। और जैसे ही वो अंदर झांकता है तो उसे दिखाई देता है कि अंदर तो एक लड़की बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रूम एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है। वो नीचे देखता है तो उसे वहाँ पे पानी दिखाई देता है, जो कि असल में पानी नहीं होता। वो रूम आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो लड़की सोचना बंद कर देती है और उसकी तरफ देखती है। तो लिनफी उससे कहता है कि हेलो, मेरा नाम लिनफी है। तो वो लड़की उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और फिर हमें बताया जाता है कि ये लड़की असल में एक क्वीन ऑफ नाइट है, जिसे गॉडेस ऑफ नाइट भी कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग गूगल पे बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। लिनफी जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर अचानक से कुछ और पैटर्न्स एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं, जो कि उस पूरे के पूरे रूम में फैल जाते हैं। और उसे वहाँ पर कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखाई देता है। तो लिनफी कहता है कि ग्रीक मिथोलॉजी में इस गॉडेस को 5 क्रिएशन ऑफ गॉड्स में शामिल किया जाता है और इसके साथ साथ इसे कुछ गॉड्स की मदर भी कहा जाता है। तो लिनफी देखता है कि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, जिस पर उसे यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि क्या ये वाकई में सच है या फिर ये आंखों का धोखा है। वो उसके पास जाता है, उसे करीब जाकर कहता है कि हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये सुनते ही वो लेडी अचानक से चौंक जाती है और उसकी तरफ पलट कर देखती है तो लिनफी भी काफी डर जाता है और पीछे हट जाता है। और वो लेडी उससे कहती है कि मेरे बच्चे तुम आ गए। ये सुनकर लिनफी को एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि ये मुझे अपना बच्चा क्यों कह रही है। मगर दूसरी तरफ वो लेडी कहती है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, फाइनली तुम आ गए। ये कहते हुए वो उठ जाती है और लिनफी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर लिनफी को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, मगर हम देखते हैं कि वो लिनफी के पास जाने के बजाय
सीधा वहाँ पे पड़े हुए एक छोटे से जार को उठाती है और कहती है कि मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। मगर फिर अचानक से वो वहाँ पे पड़ी हुई एक और चीज की तरफ भागते हुए जाती है और कहती है कि ये देखो मेरा बच्चा यहाँ पे है। तो उसकी ये कंडीशन देखकर लिंफी को यकीन हो जाता है कि इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी है। यूं लग रहा था कि जैसे वो अपने बच्चे के गम में पागल हो चुकी है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे वॉरियर्स जेंग से कहते हैं कि तुमने उस वॉरियर को देखा, वो एक स्कूल यूनिफॉर्म में था और तुम ये कह रहे हो कि उसके पास किंग ऑफ एंजल्स की पावर है। तो लाओ जेंग कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, कल होते ही मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके स्कूल में जाऊंगा। वो सुबह होते ही स्कूल की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि लिंफी ने आज की क्लास को स्किप कर दिया है, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आजकल के बच्चे क्लास को यूं स्किप कर देते हैं जैसे कि ये कोई वीडियो गेम हो। मगर वहीं पे उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है तो वो उसकी तरफ पलट कर देखता है और दूसरी तरफ लिंफी वहाँ से गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। और लिंफी एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे एक दोस्त की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और उसके लिए मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए। वो असल में उस गोडेस का इलाज करना चाहता था और उसके लिए वो स्टडी करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ लाओ जेंग मजे से खाना खा रहा होता है और लिंफी का इंतजार कर रहा होता है, मगर इस मर्तबा भी लिंफी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। जिसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लिंफी की एक छोटी सी पेंटिंग बनाकर सब लोगों को दिखाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने इसे देखा है। मगर वो लोग उसे देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। कोई भी उसे नहीं बताता कि ये बंदा कौन है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि लाओ जेंग ने एक बहुत ही बुरी तस्वीर बनाई थी। और इस तरफ लिंफी वो कहता है कि मैं रियल वर्ल्ड को छोड़कर अब अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कॉज एंड इफेक्ट हो कैसे रहा है और उस गोडेस के साथ हुआ क्या है, आखिर उसे क्या बीमारी है। लगता है कि शायद उसे कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लाओ जेंग को देखते हैं। वो लिंफी के इंतजार में बाहर खड़ा हुआ होता है और इतने में वो अपने कैप्टन से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ। इतने में वहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है तो वो उसे सड़क भी क्रॉस करा देता है। और दूसरी तरफ हम लोग लिंफी को देखते हैं। वो उस गॉडेस के लिए 2 टेबलेट्स लेकर आता है जिसे वो फौरन से खा लेती है। और उसे खाने के बाद वो लिंफी को बताती है कि बच्चे का नाम है हाइपनस, मैं बहुत जल्द उसके छोटे भाई को भी ढूंढ लूंगी। तो उसकी बातें सुनकर लिंफी को थोड़ा सा शॉक लगता है और फिर वो उस मेडिसिन की तरफ देखता है तो उसमें डाना पॉइजन लिखा हुआ होता है। और दूसरी तरफ फिर वो गॉडेस कहती है कि मेरा वो बच्चा बचपन से ही हमेशा बहुत ज्यादा शरारती था और मुझे बहुत ज्यादा तंग किया करता था। एक मर्तबा वो घर वापस आ जाए मैं उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी, क्योंकि उसे गए हुए तकरीबन 3000 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। ये कहकर वो रोना शुरू कर देती है। मगर दूसरी तरफ लिंफी फिर उसे मॉम कहना शुरू करता है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो उसे एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहता था जिसके लिए वो उसे अपनी माँ बना लेता है और उसे फौरन से अपने गले लगाकर कहता है कि मदर मैं वापस आ चुका हूँ। ये सुनकर वो लेडी फिर उसकी तरफ देखती है और उसे पहचानने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम तो पेनाटस हो, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। वो उसे गले लगाकर रोना शुरू करती है तो उसका एक आंसू जैसे ही जमीन पे गिरता है तो अचानक वहाँ पर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और लिंफी को बताया जाता है कि उस गोडेस का ट्रीटमेंट 3% हो चुका है और 3% ट्रीटमेंट करने की वजह से उसे कुछ रिवर्ट्स दिए जाएंगे और ये रिवर्ट रैंडम सिलेक्शन के जरिए ही होंगे। और हमें दिखाया जाता है कि रैंडम सिलेक्शन के जरिए लिंफी को एक रिवर्ट दिया जाता है जो कि आगे चलकर हमें पता चलेगा कि उसे क्या चीज मिली है। और फिर हम देखते हैं कि लिंफी रात के टाइम पे अकेला एक जगह खड़ा हुआ होता है। उसे अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सी पावर फील हो रही थी। वो फौरन से जंप लगाता है और हवा में बहुत ही ऊपर चला जाता है और हमें बताया जाता है कि लिंफी को जो नई पावर्स मिली हैं उनकी मदद से वो अंधेरे में और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। यानी कि जब भी अंधेरा होगा उसकी स्ट्रेंथ और पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी रिकवरी एबिलिटी भी 5 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी नई पावर्स के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और एक स्पाइडरमैन की तरह यहाँ वहाँ उछल रहा होता है और वो कहता है कि मैं बाकी क्रीचर्स के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मेरी पावर सबसे अलग है। वो ना सिर्फ फास्ट स्पीड के साथ भाग सकता है और अपनी स्ट्रेंथ के मुकाबले में किसी से मुकाबला कर सकता है, बल्कि इसके अलावा उसे एक और एबिलिटी भी मिली है। वो किसी तरह के भी एनिमल या बर्ड के साथ कांटेक्ट भी कर सकता है, यानी वो जिस भी एनिमल के साथ चाहे तो बात भी कर सकता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भागते भागते एक ट्रेन के ऊपर आकर कूदता है तो उसे अपने सामने एक पोल दिखाई देता है तो वो फास्ट स्पीड के साथ उस पोल को क्रॉस कर जाता
जाता है और फिर उस ट्रेन के ऊपर ही खड़े होकर वो उस टनल से बाहर जा निकलता है। वो अपनी नई पावर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि जब रात होती है तब मुझे फील होता है कि मेरी असली लाइफ तो ये है। ये कहते ही वो फौरन से फास्ट स्पीड के साथ भागते हुए हर एक चीज को क्रॉस करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा टावर दिखाई देता है जिस पर उसे और भी ज्यादा जोश आ जाता है और वो तेजी से उस टावर की तरफ भागना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि अपनी पूरी स्पीड के साथ वो टावर पर चढ़ता जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो उस टावर के बिल्कुल टॉप पे जा पहुंचता है। उस टावर के टॉप पे खड़ा होकर वो नीचे की दुनिया को देखता है तो उसे अब वहाँ का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा होता है। आज से पहले उसने कभी भी इस दुनिया को इस तरह नहीं देखा था जैसे कि अब वो देखने लगा था। और फिर हम देखते हैं वो उस टावर के ऊपर से जैसे ही नीचे कूदता है तो अचानक से उसे अपने हाथों के चारों तरफ कुछ एनर्जी सर्कल्स बनते हुए दिखाई देते हैं जो कि उसके नीचे जाने की स्पीड को काफी कम कर देते हैं। और फिर वहीं पे ही हमें उस डिलीवरी बॉय को भी दिखाया जाता है जिसे बहुत ही जोर की लगी हुई होती है और वो झाड़ियों के पीछे जाकर अपना पेट खाली कर रहा होता है। और वहीं पे ही लिन्फी के पास एक चमगादड़ उड़ते हुए आता है तो लिन्फी टेलीपैथी के जरिए उससे बात करता है और वो चमगादड़ उसे अपने साथ कहीं ले जाने की कोशिश करता है तो लिन्फी उस चमगादड़ के पीछे चला जाता है। वो चमगादड़ उसे एक ट्रक के पास लेकर आता है जो कि उसी डिलीवरी बॉय की ट्रक थी। तो लिन्फी उस ट्रक को गौर से देखता है। उसे उस ट्रक में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था मगर जैसे ही वो उसके बेहद करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर कुछ हलचल हो रही है। वो अपना कान करीब ले जाता है तो उसे उसके अंदर से कुछ डीमंस की आवाज सुनाई देती है और उन डीमंस को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई बंदा आया है जिसकी वजह से वो उस गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो डिलीवरी बॉय जब वापस से स्क्रोल पेपर लेकर आ रहा होता है तो उसे वहाँ पर लिन्फी दिखाई देता है। उसे देखते ही उसके हाथ से वो स्क्रोल पेपर गिर जाता है क्योंकि लिन्फी ने एक बड़ी आयरन रॉड कहीं से निकाल ली थी। उसे देखकर वो डिलीवरी बॉय कहता है कि कहीं तो वॉच नाइट तो नहीं हो। तो लिन्फी कहता है कि वॉच नाइट वो क्या है। ये कहने के बाद अचानक वो डिलीवरी बॉय उस ट्रक में मौजूद जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको बाहर आने का कहता है तो वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ वो डिलीवरी बॉय भी अपना एक डिमोनिक रेलिक बाहर निकाल लेता है मगर लिन्फी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सामने आने वाले हर एक मॉन्स्टर को उस आयरन रोड की मदद से मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। और वो डिलीवरी बॉय भी टांग लाने की कोशिश करता है मगर उससे लिन्फी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो सामने आने वाले डीमंस को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है जिसकी वजह से वो डिलीवरी बॉय वहाँ से दूर रहकर ये सब कुछ देखता रहता है। वो लिन्फी की पावर्स देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। और इस तरफ लिन्फी उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए अचानक एक छत के ऊपर चला जाता है। ये देखते ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसको मारने के लिए ऊपर की तरफ आते हैं तो लिन्फी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फिर से उन मॉन्स्टर्स को उस आयरन रोड की मदद से एक एक करके मारना शुरू कर देता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे रगड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर जाता है। और इतने में अचानक एक मॉन्स्टर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है तो लिन्फी खुद को छुड़ाने के लिए अपनी एंजिल पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो उस डीमन को पकड़कर जोर से जमीन पे मारता है और आयरन रोड के जरिए उसका काम तमाम कर देता है। और फिर इसी तरह वो अपनी फास्ट स्पीड के साथ बाकी के मॉन्स्टर्स का भी काम तमाम करना शुरू कर देता है क्योंकि वहाँ पर अब बहुत ही थोड़े डीमंस बचे थे। तो लिन्फी उन सबको खत्म करने के बाद अब उस डिलीवरी बॉय की तरफ देखता है। वो डिलीवरी बॉय अचानक एक चेन को तोड़ देता है जिसकी वजह से लिन्फी के ऊपर एक कंटेनर गिरने ही वाला था कि वो अपनी फास्ट स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है। और वो डिलीवरी बॉय अचानक लिन्फी की तरफ भागते हुए आ रहा था कि इतने में लिन्फी उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और उसे लिन्फी की वो आयरन रॉड दिखाई देती है जो कि पर्पल एनर्जी से टकराते ही छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। और लिन्फी अपनी पर्पल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे आयरन रोड के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उन सबको एक साथ थ्रो करता है तो वो सारे के सारे उन डीमन से जाकर टकराते हैं जिनकी वजह से वो वहीं पे ही ढेर हो जाते हैं। और वो डिलीवरी बॉय वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर लिन्फी उसे पीछे से आकर पकड़ता है और उसका मुंह जोर से जमीन पे दे मारता है जिससे वो चारों शाने चित हो जाता है। और वो अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पे कोई भी डीमन बाकी नहीं दिखाई देता। ये देखकर वो उस लड़के को सीधा करता है और कहता है कि इससे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही पता चला है कि नाइट वॉचमैन भी कोई होते हैं मगर मेरे लिए बेहतर यही है कि फिलहाल मैं इन सबको अवॉइड करके सीधा अपने घर की तरफ जाऊं। ये कहने के बाद वो एक छत के ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक बंदा मौजूद था। तो लिन्फी को डर लग रहा था कि कहीं वो उसे पहचान न ले तो वो फौरन से अपना मास्क पहन लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है मगर उसका पैर फिसल जाता है। नीचे लाओ जेंग मौजूद था। लिन्फी सीधा उसी के ही हाथों के
ऊपर आकर गिरता है, जिस पर लाओ ज़ेंग हैरान रह जाता है और वो कहता है कि तुम्हें तो मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पे हो, चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है और हम देखते हैं कि वो उसे एक ऐसी बिल्डिंग पर लेकर आया था जो कि रंगीन करने के लिए रूम रेंट पे लिया करते हैं। फिर वहाँ पे उसके साथ आता है तो लाओ ज़ेंग एक कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर लिनफी से कहता है कि मुझे बताओ, क्या तुम किंग ऑफ एंजल से मिल चुके हो? आखिर वो तुम्हारे पास ही क्यों आया है? क्या उसने तुम्हें कोई बात बताई है और उसने तुम्हें किस तरह की पावर्स दी हैं? ये बात सुनकर लिनफी उससे कहता है कि अरे जरा रुको तो सही, तुम तो एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हो। ये कहने के बाद वो वहाँ पे पड़े हुए एक टॉय हॉर्स के ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर लाओ ज़ेंग से कहता है कि तो इसका मतलब ये बात सच है कि इस दुनिया में बहुत सारे मैजिक वेपन्स मौजूद हैं और गॉड्स वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ये बात सुनकर लाओ ज़ेंग कहता है कि तुम वाकई काफी समझदार हो। गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं मगर इस दुनिया में हर एक चीज मैजिकल वेपन नहीं है। जिस पर लिनफी कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बात सुनकर लाओ ज़ेंग कहता है कि 1920 में एक मर्तबा एक फॉग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और बहुत सारे आइसलैंड्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनते हुए देखी थी और उसको नहीं मालूम, कोई भी नहीं जानता कि ग्रेट शिया कौन है और वो कहाँ पे है। और फिर वो गॉड सन वुकोंग का नाम लेते हुए कहता है कि हम लोगों ने उसके मिथोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी देख लिया है मगर वहाँ पे भी हमें ग्रेट शिया हमें कहीं नहीं मिला। ये सुनकर लिनफी उससे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उस फोक की वजह से ग्रेट शिया की वो बिल्डिंग या फिर उसका वो अजाइलम ऑफ गॉड कहीं छुप गया हो। मगर फिर दूसरी तरफ लाओ ज़ेंग कहता है कि हम लोग पिछले कई साल से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और हमें पता चला है कि वेस्टर्न गॉड्स बहुत ही जल्द एक बुक के करीब आकर उससे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें कोई मेंटल डिजीज है, तुम एक नंबर के पागल लग रहे हो। और दूसरी तरफ हमें उसी डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है, उसके मुंह पे वही स्क्रॉल ठूसा हुआ होता है और वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आते हैं और वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तो हमसे पहले ही किसी यंग लड़के ने पूरा मैदान साफ कर दिया है, उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा सिवाय इस लड़के के। ये कहने के बाद वो उस ट्रक के पास जाता है और फिर से अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करता है और हम देखते हैं कि एक कमरे के अंदर एक फोन बजना शुरू होता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।